हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम से प्रपोजल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव क्या होता है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं और साथ ही बहुत सारे केस लॉज भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। प्रस्ताव की डेफिनेशन यानी कि प्रस्ताव या प्रपोजल की जो परिभाषा है वो दी गई है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सेक्शन 2A में। लेकिन इस परिभाषा को समझने से पहले सिंपल वर्ड में ये समझिए कि प्रस्ताव होता क्या है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो जिसमें हमने जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जो वैध संविदा है, उसकी सारी आवश्यक शर्तों को समझा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक करार या एक समझौते के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक प्रस्ताव जो कोई व्यक्ति अपनी तरफ से प्रपोजल करता है, दूसरा है एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति, जिससे आपने प्रपोजल किया है, जिससे आपने प्रस्ताव किया है, वो आपके उस प्रस्ताव को अगर स्वीकार कर लेता है तो वो कहते हैं एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। और तीसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है करार या समझौते के लिए वो होता है प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन। खैर फिलहाल अभी हम आज की वीडियो में सिर्फ प्रस्ताव को समझ लेते हैं। तो किसी भी समझौते के लिए प्रस्ताव बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके बाद स्वीकृति और तीसरी चीज़ है कंसिडरेशन। तो प्रस्ताव होता क्या है? तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने की अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति के सामने इस इरादे से, इस आशय से रखता है कि वो सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया जान सके कि वो क्या कहना चाह रहा है उस प्रपोजल के बारे में, चाहे वो पॉजिटिव बात कहे या नेगेटिव बात कहे, तो इस इच्छा को ही हम प्रस्ताव कहते हैं। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने की, मतलब कोई काम करने या ना करने की अपनी रजामंदी किसी दूसरे व्यक्ति को इस दृष्टि से बताता है यानी संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या वृत्ति के प्रति, यानी कि कोई कार्य वो करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है, तो उसके प्रति अन्य व्यक्ति की जो अनुमति है, सामने वाले की जो परमिशन है, वो प्राप्त करने के लिए जब वो उससे कोई बात कहता है तो उसे बोलते हैं प्रपोजल या प्रस्ताव। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो, मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है, वो बी से कहता है कि मैं अपनी कार जो है वो 4 लाख रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूँ। कितने में? 4 लाख में। अब ये जो ए ने कहा बी से कि मैं अपनी कार तुम्हें 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, ए ने क्यों कहा उससे? क्योंकि वो उस बात पर उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है कि वो कार खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अब यहाँ पे जो ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 4 लाख रुपए में अपनी कार बेचना चाहता हूँ, ये हो गया प्रपोजल। और अगर उस चीज़ पर बी है कह देता है कि हाँ मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, तो ये हो गया उसका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस और स्वीकृति क्या होती है, उसकी क्या ज़रूरी शर्तें हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये समझ आया आपको प्रपोजल किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने सामने वाले पर कोई कार्य करने या ना करने की अपनी इच्छा रखता है। तो आई होप प्रपोजल की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके असेंशियल्स के बारे में। और देखो, ये सारे केस लॉ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रस्ताव की आवश्यक शर्तों के बारे में। तो सबसे पहली जो शर्त है प्रस्ताव की वो ये है कि जब आप किसी से प्रपोजल करते हो तो वो बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, मतलब कि सर्टेन होना चाहिए। किसी भी प्रस्ताव को अगर आप समझौता बनाना चाहते हो, क्योंकि प्रस्ताव ही सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी करार या समझौते के लिए, तो वो एकदम सर्टेन होना चाहिए, ताकि जो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ हैं समझौता करने वाली, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनकी जो भी लाइबिलिटी है, आप उनको निश्चित कर सको। अब इस संबंध में जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो है गुथिंग वर्सेस लीन का केस, 1831 का केस है। इस केस में होता क्या है कि जो डिफेंडेंट था, जो प्रतिवादी था, उसने वादी से एक घोड़ा खरीदा और उसको ये प्रॉमिस दिया कि अगर घोड़ा भाग्यशाली हुआ तो मैं तुम्हें 5 पाउंड एक्स्ट्रा दूंगा, मतलब मैं तुम्हें 5 पाउंड ज़्यादा दूंगा। कोर्ट ने कहा कि ये प्रस्ताव जो है ये अनसर्टेन है, इसको आप निश्चित नहीं कह सकते हो, इसीलिए ये जो है प्रॉमिस का रूप नहीं ले सकता या ये प्रस्ताव नहीं हो सकता। तो सबसे पहले प्रस्ताव की ज़रूरी शर्त होती है कि वो निश्चित, वो सर्टेन होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि उसे अनसर्टेन दिखाए सामने वाले को। नेक्स्ट है प्रस्ताव का संचरण होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? संचरण का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्ताव जो है वो उस व्यक्ति की नॉलेज में होना चाहिए जिससे आप कर रहे हो, जिसकी आप एक्सेप्टेंस जानना चाहते हो ना,
उसके नॉलेज में तो आना चाहिए ना वो चीज़, तभी तो आप कहोगे कि उसका संचरण हो गया है। इस संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ये 1913 का केस है और इस केस में हुआ क्या था कि जो डिफेंडेंट था उसका भतीजा घर से लापता हो गया था। अब जब उसका भतीजा घर से लापता हो गया तो उसने अपने मुनीम को उसकी खोज करने के लिए भेजा कि जाओ भतीजे को ढूंढ कर लाओ। अब मुनीम के जाने के बाद जिसका भतीजा खो गया था उसने एक ऐसे ही घोषणा पत्र जारी कर दिया, मतलब ऐसे ही एक तरीके की घोषणा जारी कर दी कि जो भी उसको ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 501 रुपये का इनाम दूंगा। अब जब उसने विज्ञापन निकाल दिया तो मुनीम जो है वो लड़के को ढूंढ कर ले आया। उसके जाने के बाद इनाम की घोषणा हुई थी। अब उसने क्या किया, क्योंकि वो लड़के को ढूंढ कर ले आया तो उसने इनाम की मांग की। उसने कहा कि मुझे इनाम मिलना चाहिए क्योंकि मैं लड़के को ढूंढ कर ले आया हूँ। कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन का जो ज्ञान था, जो घोषणा निकाली गई थी 501 रुपये के इनाम की, उसका ज्ञान उस लड़के को पता लगने के बाद हुआ था। ये वचन ही नहीं बना, ये प्रॉमिस ही नहीं बना, उसके जाने के बाद कहा था उसने तो कि मैं 501 रुपये का इनाम दूंगा। कोई उसके नॉलेज में थोड़ी ना था ये सब चीज़ें। जिस समय वो उस लड़के को ढूंढने के लिए गया था उस समय तो उसे पता ही नहीं था कि मुझे इस चीज़ के लिए इनाम मिलने वाला है, तो इसलिए इसको भी प्रपोजल नहीं माना गया। प्रस्ताव के लिए तीसरी आवश्यक शर्त या एक वैलिड एसेंशियल माना जाएगा कि विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से होना चाहिए। यानी कि जब आप किसी से प्रपोजल कर रहे हो तो आपका एक लीगल जो कॉन्टैक्ट है, जो विधिक संबंध है, वो स्थापित करने का आपका आशय होना चाहिए। आपका प्रपोजल ऐसा होना चाहिए जो आपके सामने वाले से प्रपोजल कर रहे हो ना, वो उसको एक्सेप्ट करके वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो ऐसा आपका जो है वो विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना चाहिए। अब मान लो जब पक्षकार किसी विषय वस्तु पर सहमत हो जाता है, मतलब एक पार्टी है वो सहमत हो गई और उसी से तो उसके अधिकार दायित्व उत्पन्न होंगे। आपने किसी से प्रपोजल किया कि क्या तुम मेरी ये चीज़ खरीदना चाहते हो, सामने वाले ने कहा ठीक है। अब ये जब चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं तो वो एक्सेप्ट होने के बाद प्रॉमिस बन जाती हैं, और तब जब प्रॉमिस बन जाती है तभी आप उन्हें लीगली जो है इन्फोर्स करा सकते हो, आप उनको कानूनन लागू करा सकते हो। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप अगर किसी से प्रपोजल कर रहे हो तो आपका ऐसा नहीं है कि आप मजाकबाजी के लिए किसी से प्रपोजल करो, आप विधिक संबंध स्थापित करने की आपके अंदर इंटेंशन भी होनी चाहिए। इस संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर 1919। इस केस में हुआ क्या था कि जो डिफेंडेंट था वो बाहर कहीं विदेश में नौकरी करता था। अब वो इंग्लैंड में छुट्टी बिताने के बाद जब अपने घर मतलब लौटने लगा, नौकरी पे लौटने लगा, तो उसकी वाइफ को कुछ कारण वहीं रुकना पड़ा। उसने क्या किया, वाइफ को ये प्रॉमिस किया कि मैं 30 पाउंड हर महीने तुम्हें देता रहूँगा। कुछ समय तक तो वो अपने प्रॉमिस का पालन करता रहा, मतलब पैसे वगैरह अपनी वाइफ को देता रहा, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया, जिस कारण उनके संबंध विच्छेद हो गए, मतलब वो अलग हो गए। अब पत्नी ने वसूली के लिए केस फाइल किया कि हस्बैंड से मुझे पैसा दिलाओ जो उसने प्रॉमिस किया था मुझे देने के लिए। कोर्ट ने क्या किया, केस जो है वो खारिज कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये जो वचन था, ये जो हस्बैंड ने उसको जो पैसे देने का वचन दिया था, ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता, क्योंकि इस तरह के मामले में ऐसा नहीं लगता कि जो सामने वाली पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है। क्या है ना कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए या किसी भी एक्ट, कोई भी मान लो किसी ने कोई करार किया, दो लोग हैं आपस में, एक ने प्रपोजल किया दूसरे ने एक्सेप्टेंस किया, तो आप उसे लीगली इन्फोर्स तभी करा सकते हो जब आपका विधिक संबंध स्थापित करने का आशय हो। कोर्ट ने यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो न जाने ऐसे कितने वादे, कितने प्रोमिसेस हो सकते हैं, तो केवल इस कारण ही आप उसे कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं दे सकते। तो यहाँ पे कोर्ट ने सिंपली उस चीज़ को मना कर दिया। नेक्स्ट आता है कि जो प्रस्ताव है वो शब्दों से ही आपके व्यवहार से भी हो सकता है। मतलब अगर आप सामने वाले से प्रपोजल कर रहे हो तो वो आप वर्डली भी कर सकते हो और आपके कंडक्ट से भी वो चीज़ पता लग सकती है। अब जो प्रस्ताव बोलकर किए जाते हैं या शब्दों से किए जाते हैं वो कहलाते हैं अभिव्यक्त प्रस्ताव, जिन्हें हम कहते हैं एकदम एक्सप्रेस वाले, है ना, एक्सप्रेस प्रपोजल। और दूसरे होते हैं जो आपके कंडक्ट से या आपके आचरण से हमें पता लग जाते हैं, आप बोलकर नहीं करते हो, शब्दों से नहीं करते हो, लिखकर नहीं करते हो, तो उसको बोलते हैं विवक्षित प्रस्ताव यानी कि इम्प्लाइड प्रपोजल। तो अभिव्यक्त वालों को क्या कहेंगे, एक्सप्रेस प्रपोजल, और जो आपके कंडक्ट से पता लग जाए वो उसको बोलते हैं विवक्षित प्रस्ताव यानी कि इम्प्लाइड प्रपोजल। अब यहाँ पे हम इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें केस लॉ नहीं है बट हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो ए और बी दोनों आमने सामने बैठे हैं,
ए बी को 15 रुपये में अपनी बुक बेचने का प्रपोजल करता है कि मैं अपनी बुक 15 रुपये में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे। अब यहाँ पर ये जो ए ने बी से सीधे सीधे बोला कि मैं अपने 15 रुपये में तुम्हें बुक बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे, ये कैसा प्रपोजल हुआ, एकदम एक्सप्रेस प्रपोजल हुआ। क्यों, अभिव्यक्त है, एकदम आमने सामने बैठकर बात हो रही है। ए ने शब्द के द्वारा बी से कहा है कि क्या तुम मेरी बुक खरीदना चाहते हो, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस वाला। दूसरा होता है व्यवहार के द्वारा, मतलब कंडक्ट के द्वारा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लो ए स्मार्टफोन खरीदने के लिए दुकान पर गया, बी उसे एक फ़ोन जो है वो 10,000 रुपये में बेच रहा है कि ये 10,000 का फ़ोन है, आप चाहो तो ये खरीद लो। तो ये कैसा है, अब यहाँ पर जब वो 10,000 का फ़ोन खरीदने गया है तो जाहिर सी बात है उसमें कैमरा तो होगा ही, है ना। तो जब वो खरीदने गया है तो वो सामने वाले से पूछेगा तो नहीं ना कि इसमें कैमरा भी है या नहीं। जब वो महंगा फ़ोन खरीदने जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कैमरा भी होगा। तो ये कैसा प्रपोजल हो गया, ये हो गया आपका विवक्षित यानी कि इम्प्लाइड प्रपोजल। तो शब्दों से भी हो सकता है प्रस्ताव और व्यवहारों से भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रस्ताव सशर्त भी हो सकता है। सशर्त मतलब उसमें कोई शर्त भी हो सकती है। तो जब कोई प्रस्ताव शर्तों से युक्त होता है, मतलब उसमें शर्तें होती है, शर्त लगी होती है उसके साथ, तो जो एक्सेप्टेंस करने वाला है वो उन शर्तों से तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि उसे उसकी पूरी सूचना ना हो। यानी कि आपने किसी से कोई प्रपोजल किया और आपके प्रपोजल में साथ में कोई शर्त भी जुड़ी हुई है, तो जो सामने वाला आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा ना, वो उससे तब तक बाध्य नहीं होगा उन शर्तों से जब तक उसे उन शर्तों की सूचना ही ना हो। सामने वाले को उन शर्तों के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना कि आपने जो उसको प्रपोजल किया है उसमें उसकी शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। आप अगर शर्तें मानोगे तभी आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब इस संबंध में इम्पॉर्टेंट केस है पारकर बनाम दक्षिण पूर्वी रेलवे कंपनी 1877। इस मामले में होता क्या है, जो वादी था उसने रेलवे के क्लॉक रूम में अपना सामान रख दिया और एक टिकट ले लिया जिसके फ्रंट पेज पर, मुख्य पेज पर ये लिखा हुआ था कि पीछे देखिए। अब पीछे क्या लिखा हुआ था उस टिकट पर, पीछे लिखी हुई थी शर्तें कि अगर सामान 10 पाउंड से ज़्यादा का हुआ तो अतिरिक्त किराया आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा अगर आपका सामान 10 पाउंड से ज़्यादा हुआ तो, वरना कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। जो रेलवे कंपनी है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अब कोर्ट ने कहा कि कंपनी यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उस व्यक्ति का सामान चोरी हो गया, उसने शर्तें पढ़ी थी बट ढंग से नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कंपनी जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उसने तो फ्रंट पेज पर ही लिख दिया था ना कि सूचना उसने दे दी थी कि पीछे कोई शर्तें हैं उसको पढ़िए, अब उसने शर्त ही नहीं पढ़ी। तो इसलिए यहाँ पर कंपनी को, जो रेलवे कंपनी थी, उसको जिम्मेदार नहीं माना गया। प्रस्ताव के लिए अगली ज़रूरी शर्त देख लेते हैं, वो है प्रस्ताव किसी विशेष व्यक्ति या जनता के बड़े वर्ग के लिए किया जा सकता है। आप जो प्रपोजल कर रहे हो वो या तो आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए भी कर सकते हो, आपने किसी खास व्यक्ति के लिए कोई प्रस्ताव किया तो वो हो गया आपका विशेष व्यक्ति के लिए किया गया प्रस्ताव। ठीक, विशेष व्यक्ति का मतलब ऐसा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हम कि आपने किसी खास व्यक्ति के लिए किया है। दूसरा है एक जनता के बड़े वर्ग के लिए, मतलब एक होता है जनरल, है ना, आपने जनरली किसी जनता के बहुत बड़े वर्ग के लिए किया, तो आपने किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं किया बल्कि बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक के लिए आपने कोई प्रस्ताव निकाला, तो वो हो गया बड़े वर्ग के लिए। तो यहाँ पर इस संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, 1893 का केस है। अब ये केस इस संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट है और बड़ा फेमस केस है कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी ने विज्ञापन निकाला, एक कंपनी थी उसने एक विज्ञापन निकाला और ये प्रपोजल रखा था कि भैया जो भी हमारी दवाई खा लेगा ना उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक महिला थी कार्लिल, उसने वो दवाई खा ली बट उसे फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। अब यहाँ पर उसने केस फाइल कर दिया। तो मिस कार्लिल जिसने दवाइयाँ खा ली थी और फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था, उसने विज्ञापन के ज़रिए उनके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने कहा कि प्रस्ताव जो है वो विज्ञापन के द्वारा भी दिया जा सकता है और यहाँ पर वो जो प्रस्ताव किया गया था वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था बल्कि पूरी जनता के लिए था, क्योंकि जब कोई विज्ञापन निकालता है तो वो विज्ञापन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता बल्कि जनता के, पब्लिक के लिए होता है, आम जनता के लिए होता है। तो यहाँ पर ये जो केस लॉ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके प्रपोजल के कॉन्सेप्ट को लेकर और इस टॉपिक को लेकर कि प्रस्ताव जो है वो आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए भी कर सकते हो और आप चाहो तो जनता के बड़े वर्ग के लिए भी करते हो। तो ये थी प्रस्ताव की सारी ज़रूरी शर्तें।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, साथ ही प्रपोजल क्या होता है वो हमने अच्छे से समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।